ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क दिया था पॉलीप्लास्टिक वाला, एक बार इसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन था कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पॉलीप्लास्टिक लिमिटेड resolved that 200 equity shares of rupees 100 each be forfeited for non-payment of the second and final call of rupees 30 per share. Out of these, 150 shares were reissued at 60 rupees per share to Mohit. Show the necessary entries. तो ये क्वेश्चन में कंप्लीट एंट्रीज पास नहीं करनी है अपने को, खाली रेलेवेंट एंट्रीज पास करनी है। बट उसने इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी है ना कुछ। वो बोल रहा है कि 100 रुपए के शेयर थे जिसमें से 30 रुपए का फाइनल कॉल बचा हुआ है, इसलिए हम फोरफिट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका ब्रेकअप बनाऊं तो 100 में से 70 एंड 30 ऐसा रहेगा, एंड 30 इज बेसिकली सेकेंड कॉल का पैसा विच इज अनपेड, एंड 70 इज फर्स्ट या एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल, एंड दिस इज पेड। तो 70 पे कर चुका है, 30 पे नहीं किया, जिसकी वजह से हम उसके शेयर्स अब फोरफिट कर रहे हैं। तो डायरेक्टली आप फोरफीचर की एंट्री पास करेंगे, तो हम फोरफीचर पे शेयर कैंसिल कर देते हैं। तो जब शेयर कैंसिल करते हैं तो क्या एंट्री होती है सर? एक तो उसके शेयर कैपिटल कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से 200 इक्विटी शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं 100 रुपए के हिसाब से। 200 इंटू 100 इज 20,000। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू ही जाता है पूरा, जितना अब तक हमने मंगा लिया होगा। तो 100 रुपए पूरा मंगवा चुके हैं हम लोग। कैसे पता कि 100 रुपए मंगवा चुके हैं? क्योंकि 70 उसने भर दिया और 30 नहीं भरा। नहीं भरने वाली बात तभी आएगी ना जब मंगाया होगा आपने। तो इसलिए 70 प्लस 30 पूरा 100 मंगवाया जा चुका है। तो 100 रुपए इंटू 200 शेयर यानी कि 20,000 रुपए से शेयर कैपिटल कैंसिल कर देंगे। प्रीमियम के बारे में कुछ बोला नहीं है तो इग्नोर दैट। शेयर कैपिटल हो गया टू व्हाट? कॉल्स इन अरियर्स, या तो कॉल्स इन अरियर्स बोल दो, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है कि कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर किया या नहीं किया। तो आप कॉल्स इन अरियर्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप टू शेयर फर्स्ट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, हाँ फर्स्ट तो उसने भर दिया ना, फाइनल नहीं भरा है, टू फाइनल कॉल अकाउंट कर सकते हो। अच्छा, कितना फाइनल कॉल पे कितना मांगे उससे? 30 रुपए मांगे जो अनपेड है। 30 रुपए इंटू 200 शेयर यानी 6,000। तो टू शेयर फाइनल कॉल 6,000 रुपीज से क्रेडिट हो गया। जो बचा है वो हमारा फायदा है। फायदा मतलब शेयर फोर फीचर अकाउंट, यस। तो ये हो गया 20 माइनस 6 यानी कि 14,000। 14,000 का फायदा हो गया हमको। ये तो आसान एंट्री थी। सेकेंड एंट्री में थोड़ा दिमाग लगाना है। थर्ड क्या है? अच्छा, ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है वही। देखिए, अब कर क्या रही है कंपनी की? कंपनी ने 200 शेयर्स फोरफिट किए, पर इसमें से 150 ही रीइशू कर रही है, पूरे रीइशू नहीं कर रही है। यानी 50 अभी भी फोरफिटेड में ही पड़े हैं, रीइशू खाली 150 हो रहे हैं। हाँ, तो अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब हमने जो कल एंट्री सीखी थी रीइशू की और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, वो दोनों एंट्रीज आपको प्रोपोर्शनेट करनी पड़ेगी। यानी 200 शेयर्स के लिए नहीं करनी है, सिर्फ 150 शेयर्स के लिए ही करनी है। 50 वैसे का वैसा अभी पड़ा रहेगा फोर फीचर के अंदर। तो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। बताओ, री इशू करने पर क्या एंट्री पास करेंगे सर? री इशू करने पर नए शेयर इशू हो जाएंगे। नए शेयर कितने रुपए पे इशू कर रही है कंपनी? ये देखो, हाँ 150 शेयर्स री इशू कर रही है एट 60 रुपीज पर शेयर। वैसे शेयर का फेस वैल्यू कितना है? हाँ 100 रुपीज का फेस वैल्यू है। 60 पेनल डिस्काउंट पे इशू कर रही है, कर सकती है। कर सकती है क्योंकि पहले से फायदा हो रखा है, तो कर सकती है। बताइए क्या एंट्री पास होगी इसकी? सर पैसा आएगा, नया शेयर इशू हो रहा है,
तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 150 शेयर्स इंटू 60 रुपीज, यानी कि 9000। बैंक अकाउंट डेबिट 9000 टू व्हाट? इसके बदले क्या कर रहे हो आप? शेयर इशू कर रहे हो, तो टू शेयर कैपिटल। अच्छा, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, क्या लगता है? शेयर कैपिटल में हमेशा सिर्फ फेस वैल्यू जाएगा, और शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपीज है। तो 150 शेयर्स री इशू हो रहे हैं और फेस वैल्यू 100 है, तो 15,000 रुपए ये जाएंगे शेयर कैपिटल में। ठीक है, 15,000 के शेयर इशू कर दिए, उसके बदले 9,000 ही मिल रहा है, तो 6,000 का डिस्काउंट। डिस्काउंट है तो हम इसको लिखेंगे डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट 6,000। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट और सेकंड एंट्री हो गई है, पहले फोरफिट करने की और फिर री इशू करने की। ठीक है, इतना समझ में आ गया? फेस वैल्यू शेयर का एक होता है और वो फिक्स होता है हमेशा के लिए। तो फोरफिट करेगी या रीइशू करेगी तो भी फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। फेस वैल्यू वो वैल्यू होता है जो हमने एमओए में लिख दिया है, तो उसको चेंज नहीं कर सकते। राइट, तो खाली इशू वैल्यू चेंज कर सकती है, कभी 150 पे इशू कर दे, कभी 60 पे कर दे, कभी 30 पे कर दे, बट फेस वैल्यू इज ऑलवेज 100। हाँ जी, तो ये दो एंट्रीज हो गई आपकी। ओके, अब एक चीज समझना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर इनिशियली हमको फोर फीचर पे कितना फायदा हुआ था इनिशियली? हाँ, 14,000 का फायदा हुआ था। ठीक है, चलो इसको थोड़ा ब्रेकअप करेंगे। 14,000 का फायदा हुआ कितने शेयर्स पे? हाँ, 200 शेयर्स पे। इस 200 शेयर्स के दो पार्ट्स हुए, कैसे कैसे? करेक्ट, 150 शेयर्स आपने रीइशू करें और 50 अभी भी वैसे ही पड़े हैं, यानी फोरफिटेड ही है। ठीक है, तो अब करना क्या है, देखिए 14,000 के पहले आप ये दो पार्ट करो, 150 और 50। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, करो कैलकुलेटर पे। 14,000 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 150। 14,000 टोटल डिवाइड बाय 200 शेयर्स, तो पर शेयर वैल्यू आ गया, इंटू 150 करो, कितना? 10,500 रुपीज। ठीक है, तो 14,000 में से 10,500 150 शेयर्स के लिए हैं, तो 50 शेयर के लिए कितना माइनस कर लो दोनों को? 3,500। नहीं, 3,500 आएगा ना, माइनस करके देखो। 14,000 माइनस 10,500 है बराबर। स्नेहा कैलकुलेटर लाई क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 10,500 प्लस 3,500 यानी कि 14,000। तो पहला काम यह है कि ब्रेकअप करने का था अपने को, इशूड मतलब री इशूड और नॉट री इशूड के अंदर में। अब ये जो नॉट री इशूड वाला फायदा है 3,500 का, इसको ट्रांसफर कर देगा कैपिटल रिजर्व में। सोच के देखिए, क्या इसको ट्रांसफर कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व में? हम कैपिटल रिजर्व में कब ट्रांसफर करते हैं फोरफीचर का पैसा? जब रीइशू नहीं करने वाले हैं, या फिर जब रीइशू कर दिया है, हमको पता है कि डिस्काउंट वगैरह एडजस्ट कर दिया है, और जो बचा कुचा पैसा है वो अब मेरा पैसा है, मैं कैसे भी उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तब हम ट्रांसफर करते हैं सर। ये जो 3,500 का फायदा है, ये अब तक के मुझे हुआ नहीं है, क्योंकि अब तक के मैंने ये 50 शेयर्स रीइशू करे नहीं है। ऐसा हो सकता है जब मैं इसको रीइशू करूं तो डिस्काउंट पे इशू करूं और मुझे ये 3,500 रुपए इस्तेमाल करना पड़े डिस्काउंट के लिए, इसलिए मैं इस 3,500 को आज हाथ नहीं लगाऊंगा। डू नॉट टच। इसको कब हाथ लगाएंगे? जब इसको री इशू करेंगे। फिलहाल के लिए ऐसे ही पड़ा रहेगा, बट ये जो 150 शेयर है ये तो री इशू हो चुके हैं ना, तो इसका आप हिसाब क्लियर कर सकते हो। देखो सर, 150 शेयर्स पे मुझे फायदा हुआ था 10,500 रुपए का, इसमें से मैंने री इशू करने पर डिस्काउंट कितना दिया है?
₹6,000 का। तो ये 6,000 मेरे लिए लॉस है। अब मैं इस लॉस को मेरे इस फायदे से सेट ऑफ करूंगा। ये अपने कल भी किया था। दिस लॉस मस्ट बी सेट ऑफ विद दिस प्रॉफिट। इसकी एंट्री भी हम पास करते हैं। क्या एंट्री होती है इसकी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। कितने तुम्हारे शेयर फॉरफीचर में? 10,500। ये 150 शेयर के अगेंस्ट में 10,500। टू व्हाट? कहां जाएगा ये? सर इसमें से थोड़ा सा अमाउंट यानी 6,000 रुपया तो डिस्काउंट के अगेंस्ट में एडजस्ट करना है हमको। तो हम करेंगे टू डिस्काउंट ऑन रीइशू ऑफ शेयर्स अकाउंट। कितना? 6,000। सर बच कितना गया? 10,000 माइनस 6,000, 4,500। अब ये प्योरली मेरा पैसा है जो मुझे कुछ नहीं करना, मैं रख सकता हूं। तो दिस नाउ आई विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो दिस इज टू कैपिटल रिजर्व। कितना? 4,500। ये है आपकी थर्ड वाली एंट्री जो आंसर में दी है। शेयर फोर फीचर टू कैप रिजर्व 4.5 4.5। ठीक है सर, हमने तो एंट्री थोड़ी सी अलग करी थी क्योंकि इसने डायरेक्टली यहाँ पे शेयर फोर फीचर में डाल दिया 6,000। हमने पहले डिस्काउंट में डाला और फिर डिस्काउंट से ट्रांसफर करके फोर फीचर में डाला। ठीक है, इज दिस क्लियर? ये कैलकुलेशन लगे तो बना लो आप, बाद में भूल जाओगे कहां से आया 4,500। लिख लिया? चले। सो दिस वाज अबाउट री इशू ऑफ फोर फीचर। हमने फोर फीचर और री इशू दोनों कवर कर लिया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। चलिए सर, व्हाट डू यू मीन बाय बायबैक ऑफ शेयर्स? तो हमने कल डिस्कस किया था कि एक कंपनी शेयर्स को फोरफिट करने के बाद में तीन चार चीजें कर सकती है। क्या क्या कर सकती है फोरफिट करने के बाद? एक तो री इशू कर सकती है, यस। दूसरा, फोरफिटेड ही रहने दे सकती है क्या? नहीं, कुछ समय तक के रहने दे सकती है पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसको। तो पहला है री इशू कर सकती है। दूसरा है एज अ ओन इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सकती है, खुद ही अपने शेयर खरीद लिया ऐसा ओन कर सकती है। और तीसरा कैंसिल कर सकती है। ठीक है, कैंसिल कर सकती है। तो ये हम पढ़ रहे हैं सेकंड वाला पार्ट, यानी कि खुद के शेयर्स खुद खरीद के रख रही है। ओके, तो थोड़ा सोचना कि क्या हो रहा है यहाँ पर। बायबैक ऑफ शेयर्स मतलब क्या? मैं कंपनी हूँ लाला लिमिटेड, और नया नया मैंने कंपनी ओपन किया था। आप लोग मेरे नए नए शेयर होल्डर्स थे, और कंपनी शुरू में बहुत अच्छा नहीं कर रही थी पर आपने साथ दिखाया। तो हमारी 10 रुपए की कंपनी थी, यानी कि 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से कंपनी थी। अब 5 साल हो गए, बहुत फायदा कमाया हमने, बहुत डिविडेंड बांटा। हमारा एक शेयर अब 1,100 रुपए का हो गया है। ठीक है, 1,100 रुपए का शेयर हो गया है, तो आप भी बड़े खुश हैं क्योंकि आपको भी फायदा हो गया। आपको आपने 10 रुपए लगाए थे, 1,100 रुपए मिल रहे हैं तुमको। और हाँ, कंपनी बहुत खुश है क्योंकि अच्छा काम कर रही है। ठीक है, लेकिन कंपनी को ऐसा लगता है कि जो 1,100 रुपए की वैल्यू है हमारी आज के टाइम पे, ये जो 1,100 की हमारी वैल्यू है आज के टाइम पे,
ये अंडर वैल्यूड है सर। अंडर वैल्यूड है मतलब ये वैल्यू बराबर नहीं है। मेरी कंपनी की एक्चुअल वैल्यू 2500-2600 रुपए होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मार्केट में उतना पता नहीं चला है तो मेरी कंपनी का वैल्यू कम दिख रहा है। तो शुड भी कम से कम 2500। अब कंपनी है तो चालू, तो कंपनी क्या करना चाहती है, इस बात को कैपिटलाइज करना चाहती है सर, कि ये जो गैप है इस गैप का फायदा कैसे उठा लिया जाए। तो शेयर होल्डर ने तो वैसे भी ये शेयर 10 रुपए में खरीदा था, यानी आपने, तो आपको तो मैं 10 के बदले अगर 1100 दे दूं, आप तो वैसे भी खुश हो, इतना पैसा मिल रहा है। तो मैं आपको ऑफर दूंगा सर। क्या ऑफर दूंगा? देखो भाई, आप शुरू से हमारे साथ थे, हमारे प्रमोटर थे। आज हमारा शेयर 1100 रुपए का है। मैं आपको 1200 रुपए देने को तैयार हूँ। 1200। मैं कंपनी हूँ, राइट? मैं आपको 1200 रुपए देने को तैयार हूँ पर शेयर के लिए। आप मुझे अपने सारे शेयर्स वापस बेच दो। बेचोगे क्या? बेचोगे क्या? क्यों नहीं? क्यों नहीं बेचेगी स्नेहा? बेच देगी ना? हाँ वही तो कह रहा हूँ, त्रिशा बेचेगी क्या? हाँ शाम बेच दोगे? बिल्कुल, क्योंकि तुमको थोड़ी पता है ये बात। ये तो मेरे को पता है, तुमको थोड़ी पता है ये चीज। हाँ, तुम तो बिंदास बेच दोगे, यू विल बी हैप्पी। तो कंपनी क्या करेगी, मस्त तुमको 1200 रुपए देगी, तुम भी खुश, अपने शेयर्स वापस खरीद लेगी सर, अपने शेयर्स को बाय बैक कर लेगी, और फिर किसी और को रीइश्यू नहीं करेगी, खुद ही होल्ड करेगी। क्योंकि उसको पता है कि कंपनी के शेयर का पोटेंशियल काफी ज्यादा है, 2500 रुपए तक के जा सकती है कंपनी। तो 1 साल 2 साल काम करेगी, मेहनत करेगी, और जब 2500 तक के चले आएगा ऊपर, तो फिर जाकर सेल करेगी फायदा कमाने के लिए। ओके, क्योंकि कंपनी भी तो इन्वेस्टर बन सकती है ना, कंपनी भी तो शेयर्स खरीद सकती है किसी के, राइट? तो इस केस में कंपनी विल बाय बैक इट्स ओन शेयर्स। ये एक रीजन हो गया बायबैक का, समझ में आया? अगर आपको लग रहा है फ्यूचर पोटेंशियल है तो। दूसरा रीजन देता हूं मैं आपको बायबैक का। सर मेरी कंपनी का 2024 में प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपए का, और मेरे नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000। तो क्या आप ईपीएस निकाल सकते हो? देखो, ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, हर शेयर होल्डर कितना कमा रहा है। तो ईपीएस का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो प्रॉफिट इज 1 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज 10,000। कितना होगा? 10 रुपीज। तो 2024 में मेरी कंपनी ने 10 रुपए का ईपीएस कमाया है, यानी हर शेयर होल्डर 10 रुपए कमा रहा है, 10 10 10 10 10। ओके, अब 2025 में क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट गिर गया। प्रॉफिट गिर के हो गया 75,000, पर मेरा नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? वो तो अभी भी 10,000 ही है, वो थोड़ा ना चेंज होते हैं। तो मेरा नया ईपीएस कितना आएगा इस साल का ईपीएस? सर फॉर्मूला सेम है, प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। प्रॉफिट इज 75,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज 10,000। हाउ मच? 7.5 रुपीज। तो बताइए भाई, ईपीएस के साथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है गिर रहा है? गिर रहा है। ईपीएस गिर रहा है, अच्छी बात है कि बुरी बात है? व्हाट इज ईपीएस? अर्निंग पर शेयर, हर शेयर होल्डर कितना कमा रहा है। तो जब एक नया शेयर होल्डर या पुराना भी देखेगा इस पोजीशन को, तो बोलेगा पिछले साल तो 10 रुपए कमाया था मैंने, इस साल तुम 7.5 पे ले आए, खराब हो गया, गिर गया। तो शेयर होल्डर कॉन्फिडेंस लूज करेगा, शेयर्स बेचना शुरू कर देगा। तो ऐसा कंपनी ना होना देना चाहती है कि ईपीएस गिरे नहीं मेरा यार, बढ़ते हुए दिखे। तो अब देखो, फायदा तो फायदा है, वो तो 75,000 रुपए तुमने कर लिए, इसको तो तुम चेंज नहीं कर सकते, साल खत्म हो चुका है। कंपनी यहां पे जुगाड़ लगाने का ट्राई करेगी। कंपनी बोलेगी आज मेरे कितने शेयर्स है, 10,000 शेयर्स है मार्केट में, एक काम करती हूँ 3,000 शेयर्स बायबैक कर लेती हूँ। अगर कंपनी 3,000 शेयर्स बायबैक कर लेती है, तो कंपनी के कितने शेयर्स मार्केट में बचेंगे? 10,000 माइनस 3,000 यानी 7,000। 7,000। तो अब ईपीएस के फॉर्मूले में डिवाइड बाय क्या आएगा? 7,000। अब बताओ ईपीएस कितना आ रहा है? 10.71।
बढ़ गया ईपीएस लास्ट ईयर से, 10 रुपए से थोड़ा और आगे, शेयर होल्डर खुश। तो ऐसे ऐसे कंपनी पागल बनाती है शेयर होल्डर। फायदा एक्चुअली कम हुआ है, लेकिन बायबैक करके ईपीएस बढ़ा दिया। तो ये भी रीजन होता है बायबैक करने का। ओके, मल्टीपल रीजन है। तो बात यह है अल्टीमेटली कि बायबैक ऑफ शेयर्स कंपनी कर सकती है, कंपनीज एक्ट ने अलाउ कर रखा है। अब इसके क्या प्रोविजंस है, कैसे बायबैक करना है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा 4-5 पेज की थियरी है, लेकिन इंपॉर्टेंट थियरी है, तो पढ़ना है। बायबैक ऑफ शेयर्स मींस द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स बाय द कंपनी। खुद ही के शेयर्स हम खरीद लेंगे। इट इज अ काइंड ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी एंड अ इंपेरेटिव मोड ऑफ कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग। इट इज अ प्रैक्टिस which is prevalent globally, दुनिया भर में होता है, with the underlying objective of increasing EPS। खुद ही बोल दिया इसने सीधे सीधे कि सर हम ईपीएस बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। अवॉइडिंग हॉस्टाइल टेकओवर्स, हाँ ये भी एक रीजन होता है। अवॉइडिंग हॉस्टाइल टेकओवर्स, व्हाट डू यू मीन बाय टेकओवर्स? एक बात बताओ, मेरी कंपनी के अगर आपने 51% शेयर्स होल्ड कर दिए तो मालिक आप बन गए, बराबर। तो मैं देख रहा हूं कि मेरी कंपनी में पहले इक्वल था, तुम 33 होल्ड करती थी, तुम 33 होल्ड करती थी, तुम 33 होल्ड करते थे, ऐसा मिला के 1% मैं होल्ड करता हूँ, तो 100% हो गया। अब मैं देख रहा हूँ कि शाम धीरे धीरे करके हर महीने तुमसे 1%, तुमसे 1% शेयर्स खरीद रहा है। तो अब इसका 34, तुम्हारा 32, इसका 35, तुम्हारा 32, 36, 31, 37, 31, तुम्हारे कम होते जा रहे हैं, इसके बढ़ते जा रहे हैं। एक पॉइंट पे ऐसा हो गया कि शाम के 49% शेयर्स हो गए और तुम्हारे दोनों के 25-25 हो गए। ठीक है, अब इस केस में अगर ये 2% शेयर तुमसे खरीद लेगा और तुम तो बेचते जा रहे हो पगले सामान फायदे के चक्कर में, तो अगर ऐसा होते जाएगा तो शाम बन जाएगा मेरी कंपनी का मालिक। पर मेरे को ऐसा नहीं करना है, मेरे को क्या चाहिए कि कंट्रोल मेरे पास में रहे। तभी आप तीनों की तीनों 50 से कम है, राइट, हाँ। पर ये 50 के ऊपर बन जाएगा तो कंट्रोल इसके पास चले जाएगा। तो ऐसे में फिर कंपनी डिसाइड करेगी, काम करते हैं इनके शेयर्स बायबैक ही कर लेता हूँ, सबकी शेयर होल्डिंग कम हो जाएगी। तो अभी करंटली शाम के 49 थे, ऋषा के 25 थे और स्नेहा के 25 थे। मैं बायबैक कर लेता हूँ, मैं शाम से खरीद लूंगा 20 शेयर, ऋषा से खरीद लूंगा 10 शेयर, स्नेहा से खरीद लूंगा 10 शेयर। तो इसकी होल्डिंग होगी 29, इसकी होगी 15, इसकी होगी 15। मेरा टेंशन खत्म, और ये सारे के सारे शेयर्स मैं होल्ड करके अपने पास रख लूंगा सर। तो कंपनी ऐसे टेक ओवर्स ना हो इसलिए भी बायबैक कर लेती है, वरना टेक ओवर हो जाता ना, शाम टेक ओवर कर लेता मेरी कंपनी को, हाँ रखने के लिए भी हम बायबैक कर सकते हैं। फिर इंप्रूविंग रिटर्न्स टू द स्टेक होल्डर्स, ये वही बात होगी ईपीएस बढ़ाने वाली, कि ईपीएस बढ़ाना मतलब ही रिटर्न्स बढ़ाना। और रीअलाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। सर व्हाट इज रीअलाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर? व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा एफएम में एक चैप्टर है इसके ऊपर, कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? एकदम आसान भाषा में बताता हूं, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कंपनी के पास कितने शेयर कैपिटल है प्लस कितने डिबेंचर्स है, यानी कि लोन है। इसका जो रेशियो होता है शेयर बाय डिबेंचर का, इसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। एक बात बताइए, एक कंपनी जब क्रिएट होती है तो पैसा कहां से रेस करती है, फंड्स कहां से रेस करती है? कंपनी को पैसा कहां से मिलेगा, बता स्नेहा, कहां से कमाएगी पैसा कंपनी? कमाएगी नहीं, कहां से रेस करेगी पैसा? डिवेंचर से कर सकती है, डिवेंचर इशू करके, या फिर शेयर से कर सकती है, शेयर इशू करके, राइट। शेयर से इशू करती है तो कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान भी है, डिवेंचर से इशू करती है तो भी फायदे नुकसान है। सोच पा रहे हो शेयर इशू करने के फायदे, सोच पा रहे हो क्या? बताओ, शेयर वर्सेस डिवेंचर कर लेते हैं अपने यहाँ पे। बताओ शेयर इशू करने के क्या फायदे हैं और डिवेंचर के क्या फायदे हैं? डिवेंचर का पहला फायदा या पहला नुकसान, हाँ, तो देयर इज अ फिक्स्ड एक्सपेंस ऑफ इंटरेस्ट एवरी मंथ, जबकि यहाँ पे नो फिक्स्ड एक्सपेंस। डिविडेंड देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। तो ये तो कंपनी के लिए क्या अच्छा हो गया, शेयर अच्छे हो गए। ठीक है, और क्या डिफरेंस है? यानी कि शेयर्स को तुम फोरफिट कर सकते हो, राइट, डिबेंचर को भी कर सकते हैं अपन, सेम दोनों में फायदा हो सकता है। और
और सर शेयर में मेरा ओनरशिप डाइल्यूट होता है, डिबेंचर में मेरा ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होता। व्हाट डू मीन बाय ओनरशिप डाइल्यूट? मालिक बढ़ रहे हैं, पहले एक मालिक था, 100 मालिक हो गए, तो 100 मालिक के 100 दिमाग चलेंगे, डिसीजन मेकिंग में दिक्कत होगी, एजीएम में लड़ाई होगी। जबकि डिबेंचर इशू करो तो टेंशन ही नहीं है, तो आउटसाइडर है, इसका कोई सही नहीं है, मैं ही मालिक हूँ। राइट। तो ये कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। बताइए कंपनी में ज्यादा शेयर कैपिटल होना चाहिए या ज्यादा डिबेंचर होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा फिक्स, इसीलिए। क्या लगता है फिर? अच्छा तुमको ये क्या लगता है कि जो अच्छी बड़ी सक्सेसफुल कंपनीज होती है जिनके पास बहुत पैसा होता है, उनके बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल ज्यादा होता होगा या डिबेंचर ज्यादा होता होगा, या फिर शेयर कैपिटल होता ही नहीं होगा या डिबेंचर होता ही नहीं होता? ज्यादा शेयर कैपिटल होगा। हम्म। अब देखेंगे कि कंपनीज जितनी बड़ी होते जाती है साइज में, उतने उनके डिबेंचर्स और लोन्स बढ़ते हैं। रीजन बीइंग, उनकी रिपेमेंट कैपेसिटी बढ़ जाती है। एंड दूसरा, जितनी बड़ी कंपनी है उतना वो अपना ओनरशिप कम डाइल्यूट करना चाहती है। तुमको लगता है आज टाटा, रिलायंस, जियो ये लोग अपना ओनरशिप देना चाहेंगे? बिंदास लोन लेंगे ये लोग, क्योंकि चुका सकते हैं नेक्स्ट डे। राइट। तो जितनी बड़ी कंपनीज उतना ज्यादा डेट। इनफैक्ट एक हेल्दी बैलेंस शीट में, हेल्दी अच्छी बैलेंस शीट में लोन का कंपोनेंट शेयर के कंपोनेंट से ज्यादा रहता है। अगर शेयर 1 लाख का, तो लोन 2 लाख के। दिस इज अ हेल्दी बैलेंस शीट। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डीई रेशियो। डीई रेशियो क्या होता है? डेट इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है। तो ऊपर डेट आएगा, नीचे इक्विटी आता है, और इसका रेशियो जो आइडियल है वो 2:1 माना जाता है, कि ट्वाइस ऑफ डेट एंड 1 टाइम ऑफ इक्विटी। ओके। तो अच्छी बैलेंस शीट में ऐसा रेशियो होना चाहिए। तो ये देखो हम क्या पढ़ रहे थे कि क्यों करना है बायबैक। तो लास्ट रीजन लिखा है रीअलाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो सर हो सकता है कि मेरी कंपनी में ना शेयर ज्यादा बढ़ रहे हैं और डिबेंचर कम हो रहे हैं, तो वो हेल्दी नहीं है, 2:1 होना चाहिए। इसलिए मैं शेयर्स को बायबैक कर रहा हूं ताकि वो रेशियो मेंटेन हो जाए वापस से 2:1 का। तो ये कुछ रीजंस दे रखे हैं कि बायबैक क्यों होता है। नेक्स्ट, buyback is an alternative way of reduction of share capital when a company has substantial cash resources। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। भाई बायबैक करने की इच्छा भी तुम्हारी होगी तो भी बिना पैसे के थोड़ी कर सकते हो। सामने वाले को पैसा देना है ना 1200-1200 रुपए, तो बहुत सारा जब रिजर्व रहेगा तभी बायबैक कर सकते हैं। इट मे लाइक to buy back own shares from the market, particularly when the prevailing rate of share in the market is much lower than the book value। सर मार्केट में रेट चल रहा है 1100 का, पर हमको तो पता है 2500 का चल रहा है एक्चुअल में। तो तुमको बड़ी इच्छा होगी कि शेयर खरीद लें खुद के, लेकिन पैसा नहीं है तो खरीद नहीं सकते। Buyback of shares enables the company to go back to the shareholders and off to purchase from the shares that they hold। सर हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर के पास जाएंगे और उनके शेयर्स बायबैक कर लेंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन याद कर लो कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्री रिजर्व्स, क्योंकि आप बायबैक सिर्फ फ्री रिजर्व से ही कर सकते हो। सोच के देखो भाई, कंपनी बायबैक करना चाहती है पर कंपनी के पास पैसा तो होना चाहिए। अब पैसा कहाँ रहता है कंपनी का? रिजर्व्स में रहता है। ठीक है। तो बड़े प्रकार के रिजर्व होते हैं। हमने अभी नया नया पढ़ा है कैपिटल रिजर्व, जो फोरफीचर का पैसा अपन ट्रांसफर करते हैं। जनरल रिजर्व भी होता है, बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं। तो तुम बायबैक कौन से रिजर्व्स को इस्तेमाल करके कर सकते हो? तो ओनली फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स वो रिजर्व्स होते हैं जो किसी भी काम के लिए आप यूज कर सकते हो। ओके। तो देखो फ्री रिजर्व्स में कौन कौन से रिजर्व आते हैं। रिजर्व्स which as per last balance sheet of the company are free for distribution as dividend। सर जो रिजर्व से आप डिविडेंड बांट सकते हो उसको हम बोलते हैं फ्री रिजर्व। एंड शैल इंक्लूड द बैलेंस ऑफ द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बट डज नॉट इंक्लूड शेयर एप्लीकेशन मनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री रिजर्व में क्या क्या बोल दिया उसने? एक तो बोल दिया जिसमें से डिविडेंड बांट सकते हो वो सारे के सारे, और दूसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट। याद है हम लोगों ने पढ़ा था सिक्योरिटीज प्रीमियम को 5 तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। याद है 5 कौन से तरीके? एक दो याद है? सोचो।
बताया था जनता कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसका। चलो एक मैं बताता हूँ। उसको यूज कर सकते हैं फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर। आप उसमें से फुकट के बोनस शेयर बांट सकते हो। दूसरा, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस। और ऐसा मन से नहीं बोल सकता तू। वो 5 पॉइंट लिखे हैं, एग्जैक्टली वही 5 पॉइंट होने चाहिए। डिविडेंड बांट सकते क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम से डिविडेंड बांट सकते क्या? बिल्कुल नहीं, क्लियरली मना किया था कि उसमें से डिविडेंड नहीं बांट सकते आप। ठीक है। हाँ, पढ़ा है अपन ने पीछे, ये देखो तुमको दिखाना ही पड़ेगा। एक बार पढ़ेंगे, देखो। ये 5 बताया था मैंने आपको। 5 चीजें हो सकती है, या तो बोनस शेयर इशू कर सकते हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर सकते हो, डिबेंचर के इशू करने के एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर सकते हो, रिडेम्पशन के ऊपर जो प्रीमियम आएगा वो पे कर सकते हो, या फिर ओन शेयर्स बायबैक कर सकते हो। और ये तो कर रहे हैं अभी हम लोग, बायबैक ऑफ ओन शेयर्स, तो इसमें आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हैं सर। चलो, ये मेरे बुक में 141। ओके। तो वापस मैं कह रहा हूं कि आप बायबैक कर सकते हो खाली फ्री रिजर्व्स में से। और फ्री रिजर्व्स का मतलब होता है सारे रिजर्व जहां से डिविडेंड बांटे जा सकते हैं, एज वेल एज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो बेसिकली इट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जनरल रिजर्व प्लस एनी अदर फ्री रिजर्व्स, यहां से आप बांट सकते हो बायबैक के पैसे। अब बायबैक के फायदे देख लो। सर पहला, ईपीएस बढ़ जाएगा, बताया मैंने आपको, ईपीएस बढ़ जाता है उससे। दूसरा, कैपिटल के ऊपर का रिटर्न, नेटवर्थ, ये सब बढ़ जाता है इससे, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर कम हो जाते हैं ना। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं एक केक काट रहा हूँ जो 10 लोग खाने वाले हैं तो कम कम हिस्सा मिलेगा, पर अगर 5 ही टुकड़े कर रहा हूँ तो ज्यादा हिस्सा मिलने वाला है, तो सब कुछ बढ़ जाएगा। टू प्रोवाइड एन एडिशनल एग्जिट रूट टू द शेयर होल्डर्स। सर शेयर होल्डर्स को भी फायदा हो जाता है, क्योंकि उनको अपना 10 का शेयर 1100 1200 में मिल जाता है बेचने को। इट इज अल्टरनेट मोड ऑफ कैपिटल रिडक्शन अप्रूव्ड बाय द कोर्ट विदाउट रिक्वायरिंग अप्रूवल फ्रॉम द कोर्ट। सर वैसे हमने पढ़ा है कि आप शेयर कैपिटल रिड्यूस नहीं कर सकते, कंपनीज एक्ट में मना है, ठीक है। लेकिन बायबैक के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि आप एक्चुअली कम नहीं कर रहे, खुद ओन कर ले रहे हो, ठीक है। तो इट इज अ लीगल वे ऑफ रिड्यूसिंग द शेयर कैपिटल। टू एनहांस द कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक इन अ कंपनी। सर बहुत सारे छोटे छोटे बायर हो गए थे मेरे कंपनी के, ठीक है, बहुत सारे, कोई 2 शेयर खरीद रहा, कोई 1 खरीद रहा। मेरे को इतने सारे बायर नहीं चाहिए, इसलिए मैंने बायबैक कर लिया, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम कर दिए। टू प्रिवेंट अनवेलकम टेक ओवर बिड्स। सर वही जो मैंने बताया, शाम मेरे को खरीदने वाला था 51% में, ऐसा ना हो इसलिए मैंने शाम के शेयर्स खरीद लिए। टू रिटर्न सरप्लस कैश टू द शेयर होल्डर। सर बहुत अच्छी कंपनी है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू था, हमारे हिसाब से 1100 का मार्केट वैल्यू चल रहा था, और 2500 इसका ट्रू वैल्यू था मेरे हिसाब से। तो मैं आपको 1200 भी दे दूं, 1250 1500 भी दे दूं, तो क्या फायदा, क्या नुकसान है मुझे? मैं तो काफी फायदा कमाने वाला हूँ। और आपको भी क्या नुकसान है, आपको पता है मार्केट वैल्यू 1100 है, आप मेरे को 1200 में आराम से बेच दोगे। नेक्स्ट, रिटर्न सरप्लस कैश टू द शेयर होल्डर्स। इसका मतलब कंपनी बहुत अच्छी है सर, कंपनी ने बहुत पैसा कमाया, कंपनी को लग रहा है मैंने इतना पैसा कमा लिया, मेरे पास बहुत कैश जमा है, इस कैश को शेयर होल्डर्स को बांट देता हूँ। कैसे बांटूंगा? बाय बैक कर लेता हूँ तुम्हारे शेयर्स, तुमको 10 के शेयर के बदले में 1200 रुपए दे देता हूँ, मस्त। टू अचीव ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ये बताया मैंने, डी रेशियो कितना, 2:1। टू सपोर्ट द शेयर प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ स्लगिश मार्केट कंडीशन। सर मार्केट बहुत खराब चल रहा है, शेयर का प्राइस गिरते जा रहा है, क्या करूं बचाने के लिए? बायबैक कर लेता हूँ, बायबैक कर लेता हूँ। सोच के देखो, तुम लोग मेरे शेयर्स आपस आपस में बेच रहे हो एकदम चिल्लर के भाव में, 10 का शेयर है मेरा, तुम 100 125 150 में बेच रहे हो, और मैं एकदम से आता हूँ और 1000 रुपए में बायबैक कर लेता हूँ, मेरे शेयर का वैल्यू बढ़ जाएगा कि अरे अरे कंपनी ने 1000 में खरीद ली, मतलब कंपनी कुछ सोच रही होगी, फायदा करने वाली होगी आगे जाके, तो शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। और टू सर्व द इक्विटी मोर एफिशिएंटली। सर कम ओनर्स रहेंगे तो एफिशिएंटली कंपनी चलेगी, ज्यादा दिमाग नहीं लगेंगे 100 लोगों के।
तो ये कुछ फायदे हैं बायबैक करने के। ये देखो, एक फायदा इसने बता दिया, ईपीएस कैसे बढ़ता है देखो बायबैक से। पहले ईपीएस था 10 रुपए, पर बायबैक करने के बाद ईपीएस बढ़ गया 20 रुपए से, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर 10 से 5 कर दिया हमने, आधे बायबैक कर लिए। ठीक है, तो ये हो गया इसका लॉजिक। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा लॉ। देखिए, सेक्शन 68, 69, 70 ऑफ कंपनीज एक्ट, ये आप पढ़ेंगे कंपनी लॉ के अंदर में डिटेल में, लेकिन इसका रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट हम अभी पढ़ रहे हैं। देखो सर, बायबैक के लिए पैसे कहां से आएंगे? तो बायबैक के लिए पैसे ये 3 तरीके से आ सकते हैं, इसको बिल्कुल बाय हार्ट कर लो, भूलना नहीं है चीज कभी। कंपनी बायबैक के लिए 3 जगहों से ही पैसे ला सकती है, क्वेश्चंस आएंगे इस पे। पहला, फ्री रिजर्व्स में से। फ्री रिजर्व मतलब कौन कौन से रिजर्व? जनरल रिजर्व आता है क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा क्या? आएगा ना, अभी पीछे पड़ा ना फ्री रिजर्व का डेफिनेशन, जनरल रिजर्व प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। हाँ जी, तो फ्री रिजर्व यस, एज वेल एज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये आ गया। और तीसरा, द प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। मतलब क्या, समझना समझना, देखो आज मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं अपने शेयर्स बायबैक कर लूं, यानी आपसे वापस खरीद लूं, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। कितने? 1200 रुपए के हिसाब से अपनी बात हुई है 1200 की। तो अगर 1200 रुपए मुझे आपको देने हैं तो आएंगे कहां से पैसे? कंपनी बोल रहा है 3 तरीके से आ सकते हैं, या तो फ्री रिजर्व में से पड़े होंगे तो वहां से बांट दो, या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में पड़े होंगे तो वहां से बांट दो, पर दोनों में भी नहीं पड़े हैं तो एक काम करो, फ्रेश इशू कर दो शेयर्स किसी को। तुमको नहीं, तुमसे तो मैं खरीदने वाला हूं वापस, ठीक है? किसी को फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स कर दो, उससे पैसे आएंगे, वो पैसों से बायबैक कर लो, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है। थर्ड पॉइंट वही बोल रहा है, द प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। सर शेयर भी इशू कर सकते हो या फिर डिबेंचर भी इशू कर सकते हो। किसी को डिबेंचर इशू कर दिया, पैसे रेज कर लिए, वो पैसे से मैंने आपके शेयर्स बायबैक कर लिए, ये भी अलाउड है। बस इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है, क्या? मान लीजिए आप मेरे इक्विटी शेयर होल्डर से, मुझे आपके शेयर्स बायबैक करने हैं, तो मैं नए इक्विटी शेयर्स इशू करके पैसा कमा के आपके शेयर्स बायबैक नहीं कर सकता। मुझे जो नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे वो अदर देन इक्विटी होने चाहिए, सेम क्लास के शेयर्स इशू करके बायबैक नहीं कर सकता, वरना फायदा क्या हुआ, इसकी टोपी उसके सर कर रहे हो तुम। तो तुम इक्विटी वाले थे, अब ये इक्विटी वाले बन गए, बस पैसा यहां से यहां कर दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा कर सकते हो कि मैंने प्रेफरेंस शेयर बांट दिए, प्रेफरेंस बांट दिए, पैसा रेज किया, उससे तुम्हारे इक्विटी बायबैक कर लिए, ये अलाउड है। डिवेंचर बांट दिए, पैसा आया, तुम्हारे इक्विटी बायबैक कर लिए, ये अलाउड है। तो याद रखेंगे, सेम क्लास ऑफ शेयर्स नहीं होना चाहिए सर, ये नीचे लिखा हुआ है, ये देखो, no buyback of any kind of shares or security shall be made out of the proceeds of an earlier issue of the same kind or the same kind of other securities। जो बायबैक कर रहे हो वही इशू नहीं करना, उसके अलावा कुछ और इशू करना है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के ऊपर, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जर्नल एंट्रीज पास करनी है अपने को इस पे, याद रखना ये 3 केसेस जहां जहां से बायबैक कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी कंडीशंस फॉर बायबैक। सर अगर बायबैक करना है तो उसके लिए फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, सारी कंडीशंस याद रखनी है आपको। देखो, पहली कंडीशन, इट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स, यानी एओए में ऑथराइज होना चाहिए कि कंपनी अपने शेयर्स बायबैक कर सकता है। दूसरा, एसआर हैज बीन पास्ड, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है जीएम में ऑफ अ कंपनी ऑथराइजिंग द बायबैक। तो याद रखेंगे, ओआर से नहीं हो सकता, एसआर से करना पड़ेगा। ओके, बायबैक बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। द सेम इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी एसआर इज नॉट रिक्वायर्ड, ओआर से भी तुम्हारा काम हो जाएगा, इफ द बायबैक इज 10% और लेस ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड द फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। मतलब सर मैं छोटा सा बायबैक कर रहा हूं, शेयर कैपिटल रिजर्व्स का 10% से कम का बायबैक कर रहा हूं, एंड सच बायबैक हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड रेजोल्यूशन, बीआर पास किया हुआ है। अच्छा, ओआर की भी जरूरत नहीं है बोल रहा है वो, बीआर से तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, जनरली बायबैक के लिए यू नीड अ स्पेशल रेजोल्यूशन, लेकिन इफ यू आर बाइंग बैक लेस देन 10% और 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, तो उस केस में यू ओनली नीड अ बीआर, यू डोंट नीड अ एसआर।
पॉइंट नंबर डी, सर बायबैक मैक्स टू मैक्स कितना कर सकते हो? ये देखो लिखा है मैक्स टू मैक्स 25% ही बायबैक कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं कर सकते। 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स द सेम शैल बी टेकन एज 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल ओनली। अगर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स कर रहे हैं तो फिर रिजर्व्स नहीं लेंगे सर, खाली इक्विटी कैपिटल का 25% ले लेंगे। मैंने क्या बोला? ये सी और डी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए एक कंपनी मैक्स टू मैक्स कितने शेयर्स बायबैक कर सकता है? 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर हम इक्विटी शेयर्स की बात करें तो कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कंपनी को बायबैक करने के लिए? स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन बिना स्पेशल के काम हो सकता है कब? 10% पे करना है क्या एसआर पास? 10%, एग्जैक्टली 10% अगर कर रहा हूं तो एसआर करना है कि बीआर से काम हो जाएगा? बीआर से हो जाएगा। देखो लिखा है 10% और लेस, 10% पे भी तुम्हारा काम हो जाएगा बीआर से। 10 के ऊपर जाना है तो एसआर लगेगा। अच्छा व्हाट इफ 25 के ऊपर जाना है मेरे को? 25 के ऊपर बायबैक करने की इच्छा हो रही है, 30% 40% बायबैक कर लू क्या? कर ही नहीं सकते, इट इज नॉट अलाउड। तो एसआर नहीं, बीआर नहीं, कुछ नहीं हो सकता उसके लिए, कैन नॉट डू। सी हो गया, डी हो गया। पॉइंट नंबर ई, अरे तो पढ़ा है हमने सर, बायबैक के बाद तुम्हारा डीई रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से खराब नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 2:1 रहना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट चाहे तो हायर रेशियो भी प्रिस्क्राइब कर सकता है फॉर क्लास ऑफ कंपनीज, तो ये आप इग्नोर करो। पॉइंट नंबर एफ, सर ऑल द शेयर जो आप बायबैक कर रहे हो ना, ये फुल्ली पेड अप होने चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बायबैक कर रहे हो तो पहले इट शुड बी फुल्ली पेड अप, सामने वाले ने पूरा पैसा भरा होना चाहिए, तभी तो तुम उनको पूरा पैसा दे रहे हो बायबैक पे। तो क्वेश्चन में कभी कभी आ सकता है, पता है क्या क्वेश्चन बोलेगा? एप्लीकेशन मनी भरा, अलॉटमेंट भरा, फर्स्ट कॉल भरा, सेकंड कॉल अभी तक भरा नहीं है, आपने मांगा भी नहीं है, पर कंपनी बायबैक करना चाह रही है, तो तुमको बिना बोले पहले फाइनल कॉल करना पड़ेगा, फाइनल कॉल करके पैसे मंगाने पड़ेंगे, फिर बायबैक कर सकते हो। इट इज अ हिडन एडजस्टमेंट। ओके, याद रखेंगे, बिना पेड अप किए यू कैन नॉट मेक अ बायबैक। पॉइंट नंबर जी, इफ शेयर्स और सिक्योरिटीज आर लिस्टेड द बायबैक विल बी इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस मेड बाय सेबी। ठीक है सर, लिस्टेड कंपनीज के लिए सेबी लग जाएगा, छोड़ दो उसको। एंड द बायबैक आर स्पेसिफाइड विद द रूल्स, ये भी छोड़ दो, जी और एच छोड़ दो, फालतू है। पॉइंट नंबर आई, सर नो बायबैक शैल बी मेड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफर ऑफ बायबैक, यानी 1 साल तक फिर से बायबैक नहीं कर सकते। मैंने आज बायबैक किया, 1 साल रुक जाना है, फिर दूसरा बायबैक कर सकते हो आप। फॉर 1 year यू कैन नॉट मेक एनी अदर बायबैक्स। ठीक है सर, डन। पॉइंट नंबर 3 आता है इसके बाद में, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब बायबैक छोटी मोटी बात नहीं है, राइट? तो आपको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सेक्शन 68 के हिसाब से देना है और बैलेंस शीट के पीछे लिखना है। क्या क्या लिखना है देखो। हाँ सर, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के लिए आपको एसआर भी पास करना पड़ेगा। क्या क्या लिखना है स्टेटमेंट के अंदर? अ फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स, कि क्या क्या हुआ, बायबैक कैसे कैसे आपने किया, द नेसेसिटी फॉर बायबैक, क्यों बायबैक किया, द क्लास ऑफ शेयर्स जो आपने बायबैक किए हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, क्या बायबैक किया है, द अमाउंट इन्वेस्टेड अंडर द बायबैक, कितने अमाउंट से बायबैक किया, टाइम लिमिट फॉर द कंप्लीशन ऑफ बायबैक, कितने दिन में, कितने पीरियड में कंप्लीट हो जाएगा बायबैक, 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, एंड एज पर द रूल्स फॉलोइंग डिटेल्स भी आपको देनी है। पहला सर, डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग जहां पे आपने बीआर पास किया होगा, तो बीआर की डेट। दूसरा, नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने बायबैक करें, नंबर ऑफ शेयर्स बता दें। मेथड फॉर बायबैक, अब सर बायबैक के लिए जैसे हमने बात की थी कि 10 का शेयर मैंने आपको 1200 में बायबैक करवा दिया, तो ये 1200 तक के अराइव करने के लिए कोई कैलकुलेशन किया होगा ना मैंने, कोई फाइनेंशियल अच्छा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा, तो कैलकुलेशन डिस्क्लोज करना है मेरे को। मेथड, द प्राइस जिस पे आप बायबैक कर रहे हो, यानी कि 1200 रुपए हमारे केस में, द बेसिस एट अराइविंग ऑफ द बायबैक प्राइस, अगेन वही कैलकुलेशन जो हमने डिस्कस किया, द मैक्सिमम अमाउंट टू बी पेड फॉर बायबैक एंड द सोर्सेस ऑफ फंड जहां से बायबैक करने वाले हो। सर बायबैक कहां से करने वाले हो ये भी बताना है आपको। तो बायबैक करने के हमने 3 जरिए पढ़े, अभी पीछे पढ़े थे 3 तरीके। पहला फ्री रिजर्व, दूसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम, और तीसरा फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज। पढ़ा था ना?
प्रेफरेंस बांट के पैसा लेके तुमको पे कर दूंगा। यस, फ्रेश इशू। नेक्स्ट, शेयर होल्डिंग। सर द एग्रीगेट शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर डायरेक्टर, ये भी आपको डिस्क्लोज करना है कि कंपनी में शेयर होल्डर्स कौन कौन और कितने कितने हैं। फिर कितने बायबैक किए आपने शेयर्स, कितने कितने से किए हैं, और इसका अप्रूवल मिला है क्या बोर्ड से। इसके अलावा मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस, यानी कि शेयर का मार्केट प्राइस मैक्सिमम कितना गया और मिनिमम कितना गया ड्यूरिंग दैट पीरियड जब बायबैक चल रहा था, क्योंकि शेयर प्राइस फ्लक्चुएट होता है ना रोज। शेयर मार्केट में आप देख लो सुबह से रात तक के 10 बार चेंज हो जाता है। हाँ, तो आपको बताना है कि बायबैक पीरियड में मैक्सिमम कितना गया, मिनिमम कितना गया। पॉइंट नंबर एच, इफ द पर्सन्स मेंशन्ड इन एल आई इंटेंड टू टेंडर देयर शेयर्स फॉर बायबैक। एल आई मतलब कौन से, कहां लिखा है, अच्छा वो आगे आने वाले हैं, ठीक है। आपको ये बताना है कि कितने शेयर्स लोग अपने बायबैक के लिए देना चाहते हैं, एज वेल एज पिछले 12 महीने के आपको ट्रांजैक्शंस डिस्क्लोज करने हैं सर, ऑफ द बोर्ड मीटिंग जहां पर बायबैक अप्रूव हुआ, जिस दिन बायबैक अप्रूव हुआ उसके पहले के 12 महीने के ट्रांजैक्शंस आपको डिस्क्लोज करने हैं। इसके अलावा कंफर्मेशन, एक कंफर्मेशन डिस्क्लोज करना है कि कंपनी की कोई भी उधारी नहीं है सर पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर है, एक बात बताओ, कंपनी चलिए बायबैक करने, 1200 रुपए देने तुमको शेयर के बदले, और कंपनी के ऊपर सर पे बैंक की उधारी चल रही है जो कंपनी ने चुकाई नहीं है 4 महीने से, तो अलाउड होना चाहिए क्या ऐसा? नहीं सर। तो पहले ये सुनिश्चित कर लो, ये कंफर्म कर लो कि आपके सर पे किसी की उधारी नहीं है, कोई डिपॉजिट देना, इंटरेस्ट पेमेंट, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, लोन का रिपेमेंट, डिविडेंड देना बचा तो नहीं है। अगर ये सब बचा है तो पहले ये सब करो, उसके बाद बायबैक के लिए आओ, क्योंकि बायबैक इज ए लग्जरी, वो तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, पर ये सब तो लॉ में नेसेसरी है, तो ये पहले करना है। इसके अलावा कंफर्मेशन भी अपने को डिस्क्लोज करना है कि बोर्ड ने सारी इंक्वायरी कर ली है इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, और कोई ऐसे रीजन नहीं है कि हम लोग बायबैक ना कर पाए। पॉइंट नंबर 2, कि कंपनी ने इमीडिएटली फॉलोइंग डेट पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज कंपनी के पास अवेलेबल है, यानी पैसा है कंपनी के पास, ये बताना है आपको। बायबैक करने की इच्छा तो है पर कंपनी के पास पैसा भी है, कंपनी इंसॉल्वेंट तो नहीं हो जाएंगी। इसके अलावा डायरेक्टर्स ने लाइबिलिटीज पे ऑफ करने का ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा है जो अपन ने पीछे पढ़ा। पॉइंट नंबर के, एक रिपोर्ट एड्रेस टू द बोर्ड बाय द कंपनीज ऑडिटर्स, सर ऑडिटर से भी एक रिपोर्ट लेनी है आपको कि बोर्ड ने कंपनी के अफेयर्स में इंक्वायरी कर ली है, सेबी से परमिशन ले ली है बायबैक करने की, सर कैलकुलेशन प्रॉपर है बायबैक का अमाउंट का, और बोर्ड ने रीजनेबल ग्राउंड्स दिया है कि कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होगी 1 साल तक आफ्टर बायबैक। ठीक है, ये सारे के सारे कंडीशंस है सर, बहुत सारे डिस्क्लोजर्स है, ये सब अपने को याद कर लेने। ठीक है, डिस्क्लोजर के ऊपर तो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कभी, और मेनली जो कंडीशंस हमने पढ़ी थी ये तो क्वेश्चन में ही काम आता है डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, CRR, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन सम्स टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, CRR। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन बायबैक का आएगा, जो भी आने वाला है, बायबैक के हर क्वेश्चन में आपने जितने रुपए का बायबैक किया है उतना ही पैसा आपको CRR में ट्रांसफर करना पड़ेगा हर बार। व्हाट इज CRR? सर इट इज अ रिजर्व, पूरा नाम है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। सेबी बोलता है कि हर कंपनी जो बायबैक करने जा रही है उसके पास पैसा तो होगा, तभी तो बायबैक कर रही है अपना शेयर इतना महंगे में, राइट? जब पैसा है इतना सारा तो उस पैसे में से थोड़ा सा पैसा एक रिजर्व में डाल के रखो फ्यूचर के लिए, उसको हम बोलते हैं CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कितना पैसा डालना है CRR में? तो जितने का आपने बायबैक करा है उतना पैसा CRR में डाल दो। मान लीजिए मैंने 1 लाख का बायबैक किया है, 1 लाख CRR में डाल दो। 40,000 का बायबैक किया है, 40,000 CRR में डाल दो। ठीक है, कहां से डालेंगे CRR में पैसा? फ्री रिजर्व में से, वेरी गुड, फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व से उठाओ और CRR में डाल दो। और CRR इज अ कैपिटल रिजर्व, नाम में ही है उसके, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, तो उसको आप यूज नहीं कर सकते किसी और तरीके से, वो पड़ा रहेगा ऐसे ही। तो बताइए बताइए, मैं अपनी कंपनी के 10,000 रुपीज के शेयर्स बायबैक करना चाहता हूं, कहां से कर रहा हूं? फ्री रिजर्व से कर रहा हूं, कर सकता हूं? अलाउड है? यस, कर रहा हूं। तो मैंने रिजर्व का पैसा उठाया और आपको बांट दिया। अब मुझे क्या करना है? CRR बनाना है, कितने से? 10,000 रुपीज से।
तो मैं यहाँ जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व से पैसा उठाऊंगा 10,000 रुपए और सीआरआर क्रिएट कर दूंगा। ओके, बट दूसरा केस लेते हैं। व्हाट इफ मेरे पास फ्री रिजर्व में पैसा नहीं है, मैंने बायबैक कैसे किया? फ्रेश इशू करके, मैंने डिबेंचर इशू करे किसी को, वहां से मेरे को मिले 1,00,000 रुपए। अब 1,00,000 रुपए में से मैंने आपको बांट दिए कितने? 10,000 रुपए आपके शेयर इशू कर लिए मैंने, वापस बायबैक कर लिए। अब बताइए सीआरआर बनाना है? ठीक है, बिल्कुल नहीं बनाना, बिल्कुल नहीं बनाना। सीआरआर सिर्फ तब बनाना होता है ओनली देन जब कंपनी फ्री रिजर्व से बायबैक कर रही है। अगर कंपनी फ्रेश इशू से बायबैक कर रही है तो उसको सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? लिखो अपने पास, बुक्स आ गई क्या तुम्हारे पास? बढ़िया, लिखो बुक में, यहीं पे लिखो, सीआरआर के पास में स्टार मार्क देके लिखो, ओनली टू बी क्रिएटेड, ओनली टू बी क्रिएटेड इफ buyback is from, if buyback is from own funds, ओन फंड्स यानी कि फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये सारे अकाउंट्स ओन फंड्स। फुल स्टॉप, आगे लिखो, नो सीआरआर इन केस ऑफ, नो सीआरआर इन केस ऑफ बायबैक फ्रॉम फ्रेश इशू। लिख लिया? वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना मत इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ नीचे, देखो यूटिलाइजेशन, सीआरआर का यूज क्या है सर? तो सीआरआर कंपनी बोनस शेयर्स बांटने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, ये देखो लिखा है यहाँ पे लास्ट में, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, प्रॉफिट का पैसा है, इसे आप बोनस बांट दो। नेक्स्ट लास्ट सेक्शन 70, ये बताता है प्रोहिबिशन इन बायबैक। सर बायबैक कब नहीं कर सकते, क्या रेस्ट्रिक्शन है बायबैक करने के लिए? तो पहला, सर थ्रू ओन सब्सिडरी या ओन सब्सिडरी कंपनी से आप बायबैक नहीं करवा सकते। जैसे मेरे शेयर है, राइट, मेरे शेयर है पर मेरा एक सब्सिडरी है पहले से, तो मेरे शेयर्स मैं खुद ही बायबैक करूंगा, मैं सब्सिडरी से बायबैक नहीं करवा सकता, ये अलाउड नहीं है, डायरेक्टली आपको खुद करना है। दूसरा, थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज, सर मेरी ही एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, मैंने क्यों बनाया? सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, तो मैं उससे मेरे शेयर्स बायबैक नहीं करवा सकता, मुझे खुद ही, इनफैक्ट कंपनी खुद ही करने वाली है, बस किसी और को बोल के खुद के शेयर्स बायबैक नहीं करवा सकती। और पॉइंट नंबर सी, थ्रू अ डिफॉल्ट मेड बाय द कंपनी, सर अगर कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट कर रखा है किसी का भी, कोई बैंक का, कोई डिबेंचर्स का या किसी का भी, तो फिर वो बायबैक नहीं कर सकती जब तक कि डिफॉल्ट खत्म नहीं हो जाता और 3 साल नहीं गुजर जाते फ्रॉम द एंड ऑफ 3 years। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बैंक का लोन नहीं चुकाया हुआ था, मैं बायबैक करना चाह रहा हूं, तो कंपनी जाके क्या बोलता है? पहले लोन चुका। अब मैंने लोन चुका भी दिया तो भी मैं कल बायबैक नहीं कर सकता, मेरे को 3 साल रुकना पड़ेगा, कूलिंग पीरियड, उसके बाद जाकर मैं बायबैक कर सकता हूं। ठीक है सर, ये प्रोहिबिशंस दिए हुए। हाँ, ये 4 केसेस है, राइट, इनका अगर आपने वॉयलेशन किया तो भी आप बायबैक नहीं कर सकते। पहला, एनुअल रिटर्न हर कंपनी को फाइल करना है सेक्शन 92 में, यस। दूसरा, 123, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सर डिक्लेयर कर दिया और पे नहीं किया तो भी बायबैक नहीं कर सकते। फेलियर टू पे डिविडेंड, बायबैक नहीं कर सकते। फेलियर टू गिव ट्रू एंड फेयर स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बराबर से प्रेजेंट नहीं की है तो भी बायबैक नहीं कर सकते। ये 4 केसेस में यस, अगर आपने कर दिया उसके बाद 3 साल आप वेट करके बायबैक कर सकते हो। नेक्स्ट, रूल 17, हाँ अभी बायबैक का आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिया हुआ है, देखो कि करना क्या है बायबैक में आपको। अगर एक कंपनी आज बायबैक करना चाह रही है तो क्या करे, पर याद रखना है कि ये खाली प्राइवेट कंपनीज के लिए बताया इन्होंने। सर सबसे पहले, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू बी एनेक्स विद एसआर एंड नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, शेयरहोल्डर्स को नोटिस देनी है कि जनरल मीटिंग रख रहे हैं, इसमें एसआर पास करने वाले और स्टेटमेंट दे देना है बायबैक का। इसके अलावा आरओसी के पास में फॉर्म SH8 फाइल करना है आपको कि हम बायबैक करने वाले। फाइल डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इन फॉर्म SH9 अलॉन्ग विद द फॉर्म SH8। SH9 फाइल करना है जो बताता है कि कंपनी सॉल्वेंट है, हमारे पास पैसा है, हम बायबैक कर सकते हैं। सर्कुलेट अमॉन्ग द शेयरहोल्डर्स इन 20 days फ्रॉम फाइलिंग विद आरओसी, 20 दिन में नोटिस फैला दो सारे शेयरहोल्डर्स के पास। ऑफर पीरियड दे दो 15 से 30 दिन का। सर क्या ऑफर पीरियड की कौन कौन अपने शेयर्स बायबैक में देना चाहता है,
ओके। एक्सेप्टेंस ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, मान लो कि आपके पास बायबैक करने के लिए 100 ही शेयर थे पर सामने से 150 ऑफर आ गए, तो क्या करोगे? प्रोपोर्शनेट बेसिस पे एक्सेप्ट कर लोगे। उसके बाद वेरिफिकेशन बाय द कंपनी, कंपनी चेक कर लेगी, एक सेपरेट अकाउंट ओपन करेगी, उसमें सारे के सारे पैसे डाल देगी, शेयर सर्टिफिकेट्स का पैसा वापस कर देगी, बाकी रिस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखेगी, रजिस्टर मेंटेन करेगी SH10 में, बायबैक का फॉर्म भरेगी SH11 में, और कंप्लायंस सर्टिफिकेट भरेगी SH15 में। ओके, ये सारे प्रोसेस फॉलो करने हैं टू अ प्राइवेट कंपनी। दिस इज द प्रोसेस ऑफ बायबैक। क्लियर है भाई? यस। तो इतना सारा थ्योरी था, और ये सारे ही बहुत रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट थ्योरी है। कंपनीज एक्ट में आप फिर से पढ़ने वाले हो ये सब चीज, लेकिन हमारे लिए इतना रिलेवेंट है जितना हमने अभी पढ़ा हुआ है। अब सर इसके ऊपर की जो अकाउंटिंग प्रोसीजर्स है वो अपन सीखेंगे कल। ओके, और कल करेंगे इसके ऊपर का क्वेश्चन भी। तो आई थिंक ये बचा है फिर बोनस शेयर और राइट शेयर, और उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास को।